आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे प्रश्न संख्या 3। कह रहा है प्लेटिनम सतह पर NH3 का अपघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो NH3 का डिकम्पोजिशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। N2 एवं H2 के उत्पादन की दर क्या होगी यदि K का मान 2.5 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड हो। तो देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हिसाब से ही K की यूनिट रखी गई है। अगर यहाँ पर जीरो ऑर्डर न लिखता तो भी हम इस K की यूनिट से पता लगा लेते कि ये रिएक्शन किस ऑर्डर की है। जैसे कि अलग अलग ऑर्डर के लिए K की यूनिट हम लोगों ने NCERT में पढ़ी है। तो इसको देखते हैं। तो जैसा दिया है वैसे ही रिएक्शन लिखते हैं। तो NH3 से N2 और H2 बन रहा है। NH3 के 2 मोल लिए गए हैं और इससे 1 मोल N2 का और 3 मोल H2 का बन रहा है। अब देखिए अगर समीकरण को हम 2 से भाग दे दें तो NH3 से हाफ N2 + 3/2 H2 हो जाएगा। ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि हम अभिक्रिया के वेग को लिख सकें। तो अभिक्रिया का वेग या रेट इक्वल टू अभिक्रिया के यानी रिएक्टेंट के लिए माइनस लगाते हैं, प्रोडक्ट के लिए प्लस लगाते हैं और जो स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उसका उल्टा पहले लिखते हैं। उल्टा ध्यान दीजिए, अभी तक लिखते चले हैं। तो ये चूंकि अभिक्रिया या रिएक्टेंट है इसलिए माइनस डी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NH3/dt इक्वल टू, अब ये प्रोडक्ट है तो इसमें प्लस लिखेंगे तो प्लस, और पहले 1/2 का गुणा है N2, इसको उल्टा करेंगे तो 2/1 होगा तो 2 का गुणा किया डी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2/dt प्लस, अब यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे और ये प्रोडक्ट है तो फिर माइनस लिखेंगे तो माइनस, इसको उल्टा करेंगे 3/2 को तो 2/3 हो जाएगा इंटू डी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2/dt। तो इस प्रकार से ये रेट का जो है रेट लॉ हो गया, रेट इक्वेशन हो गया, जो भी आप कह सकते हैं। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग इक्वल टू K हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेट इक्वल टू K मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर पावर में 0 आ जाएगा। किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो उसका मतलब 1 होता है, तो इसलिए उसने 1 का गुणा न करके डायरेक्ट लिख दिया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट इक्वल टू K। अतः माइनस डी NH3/dt यानी कंसंट्रेशन ऑफ NH3/dt इक्वल टू 2D कंसंट्रेशन ऑफ N2/dt इक्वल टू 2/3D कंसंट्रेशन ऑफ H2/dt इक्वल टू हो जाएगा K की वैल्यू है 2.5 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड। तो इस प्रकार से अब अगर N2 की दर निकालें हम, तो N2 की दर निकालेंगे तो D कंसंट्रेशन ऑफ N2/dt हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश वाली बुक में ये माइनस हाफ डी कंसंट्रेशन ऑफ NH3/dt इक्वल टू डी कंसंट्रेशन ऑफ N2/dt इक्वल टू 1/3 नहीं 2/3 होगा, 2/3 DH2/dt इक्वल टू K हो जाएगा। तो K की ये वैल्यू रख दिया। अब अगर इसको निकालना है, इसको dN2/dt, तो यहाँ पर देखिए द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2, क्योंकि इस प्रोडक्ट है तो प्रोडक्शन लिखेंगे कि कितना निर्माण हो रहा है। तो dN2/dt इक्वल टू ये हो जाएगा 2.5 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड। इसी प्रकार H2 के प्रोडक्शन का लिखेंगे
तो डी कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन dt इक्वल टू, ये 3 का इधर गुणा होगा। देखिए यहाँ पर 3/8 होना चाहिए, थोड़ा सा गड़बड़ी है। तो यहाँ पर देखिए जैसे लिखा गया है, कुल मिलाकर के यहाँ ये 1 मोल है। तो यहाँ पर 2dN2 अपॉन dt है, तो 2 इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा dN2 अपॉन dt, N2 के उत्पादन की दर। इसी प्रकार H2 के उत्पादन की दर, तो यहाँ पर 2/3 है, तो ये इधर आएगा तो 3/2 हो जाएगा, तो 3/2 इंटू फिर इसका गुणा हो जाएगा, तो ये इतना आ जाएगा। और तो कुल मिला करके यहाँ पर NH3 के लिए इतना आ गया, N2 के लिए इतना आ गया और H2 के लिए इतना आ गया। N2 और H2 क्योंकि उत्पाद है, प्रोडक्ट, तो इनके लिए पॉजिटिव है। और NH3 के लिए ये चूंकि मैग्नीट्यूड है इसलिए यहाँ पर साइन नहीं लिखा गया, परिमाण की वजह से। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। अब आगे देखते हैं। इसमें देखिए थोड़ा ध्यान देना है, इंग्लिश वाली बुक में 3/2 की जगह 3 सिर्फ किया है, थोड़ा सा गलती है, उसको ध्यान दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। कह रहा है डाई मेथिल ईथर के अपघटन से यानी डिकम्पोजिशन से CH4H2 और CO बनते हैं। इन अभिक्रिया का वेग निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। तो वेग यानी रेट इक्वल टू K CH3OCH3 की पावर 3/2 है। तो डाई मेथिल ईथर जो रिएक्टेंट है, डाई मेथिल ईथर का ये फार्मूला है। जब कार्बनिक रसायन पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये सब आएंगे, बहुत आसान लगेगा। अभी हो सकता है आपको ये फार्मूला याद ना हो। तो हमसे पूछ रहा है कि इस अभिक्रिया का समीकरण ये दिया गया है। तो अब आगे नहीं लिखा, लेकिन ये आंसर से पता चल रहा है कि हमें K निकालना है, K की वैल्यू निकालना है, K का यूनिट, K की यूनिट निकालना है। ऐसा लग रहा है, थोड़ा इंग्लिश वाली बुक में देख लेते हैं। तो देखिए कह रहा है कि द डिकम्पोजिशन ऑफ डाई एथिल ईथर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ CH4H2 एंड CO एंड द रिएक्शन रेट इज गिवन बाय। तो रिएक्शन का रेट लिखा है। नीचे कह रहा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज फॉलोड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर इन ए क्लोज्ड वेसल, सो द रेट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ डाईमेथिल ईथर, दैट इज रेट इक्वल टू K PCH3O CH3 की पावर 3/2। तो देखिए उसमें हिंदी वाली बुक में बहुत कम में दिया है, पूरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि रेट का ये इक्वेशन है। इसके बाद क्या किया जाता है कि एक बंद वेसल यानी परख नली में इसको लिया जाता है डाई एथिल ईथर को, और प्रेशर को बढ़ाया जाता है, इंक्रीज इन प्रेशर। तो जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो जायज़ सी बात है कि कह रहा है सो द रेट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड, तो रेट में भी परिवर्तन आता है इन टर्म ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ डाईमेथिल ईथर। और वो जो परिवर्तन आता है रेट में, वो डाई एथिल ईथर के पार्शियल प्रेशर यानी आंशिक दाब के टर्म में आता है, मतलब उस हिसाब से आता है। तो रेट इक्वल टू K PCH3 और CH3 की पावर 3/2 है। तो जायज़ सी बात है कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि गैस की बात करेंगे तो पार्शियल प्रेशर आएगा, और कोई लिक्विड होगा, तरल पदार्थ होगा केमिकल रिएक्शन में, तो हम मोलर कंसंट्रेशन की बात करेंगे। तो यहाँ गैसीय अवस्था में होगा डाई एथिल ईथर, इसलिए पार्शियल प्रेशर की बात हो रही है। तो अब हमसे कह रहा है कि इफ द प्रेशर इज मेजर्ड इन बार एंड टाइम इन मिनट, कह रहा है अगर प्रेशर को, दाब को बार में नापा जाए, बार एक मात्रक है दाब का, जैसे mmHg मिलीमीटर पारा होता है, उसी प्रकार से पास्कल भी एक होता है, तो वैसे बार है। तो कह रहा है अगर प्रेशर को बार में नापा जाए, देन व्हाट आर द
देन व्हाट आर द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट। तो रेट यानी अभिक्रिया की दर और अभिक्रिया के दर के नियतांक का यूनिट यानी मात्रक क्या होगा, ये है क्वेश्चन। इसमें बहुत आधा क्वेश्चन छूट गया है। तो अभिक्रिया के वेग की इकाई क्या होगी, पहले इस पर ध्यान देते हैं। तो वेग की इकाई हो जाएगी, चूंकि रेट की अगर बात करें या वेग की, वेग तो ये सीधा हो जाएगा बार प्रति मिनट। चूंकि दाब जो है बार में नापा गया है, तो मोलर कंसंट्रेशन की जगह बार लिखेंगे, तो बार प्रति मिनट ये वेग की इकाई हो जाएगी सीधा सीधा, क्योंकि वेग बराबर दाब में परिवर्तन बटे समय हो जाएगा। जैसे सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रियक या उत्पाद बटे समय होता था वेग का मतलब, तो यहाँ पर अभिक्रिया के वेग की इकाई में, तो अभिक्रिया का वेग बराबर अभिक्रियक आबलिक उत्पाद के वेग में दाब में परिवर्तन बटे समय हो जाएगा। तो दाब में परिवर्तन का मात्रक दाब ही होगा, मात्रक दाब का ही होगा। तो दाब का बार रखना है तो बार प्रति समय मिनट होगा, क्योंकि मिनट में समय लेना है जैसा क्वेश्चन में दिया गया है। इंग्लिश वाली बुक में इसमें तो पूरा क्वेश्चन ही नहीं। तो ये वेग की इकाई हो गई। अब के की इकाई हो क्या होगी, तो के बराबर वेग बटे पार्शियल प्रेशर ऑफ डाई मेथिल ईथर की पावर 3/2। तो वेग का मात्रक है बार प्रति मिनट, और पार्शियल प्रेशर भी हम बार में नापेंगे तो बार पावर में 3/2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो बार की पावर -½ और मिनट की पावर -1 हो जाएगा इसको सॉल्व करने पर। तो इस प्रकार से चौथा क्वेश्चन हम लोगों ने किया। अब 5वां नंबर क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। तो रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन पर प्रभाव डालते हैं। तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। ये एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए, पहला है हमारा अभिकारकों की प्रकृति यानी नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। तो आयनिक पदार्थ यानी आयनिक सब्सटेंस, सहसंयोजक यौगिक यानी कोवैलेंट कंपाउंड की अपेक्षा अधिक तीव्रता से क्रिया करते हैं। तो आयनिक पदार्थ सहसंयोजक यौगिकों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से क्रिया करते हैं, क्योंकि वियोजन के पश्चात उत्पन्न आयन अभिक्रिया के लिए तत्काल उपलब्ध रहते हैं। तो चूंकि आयन तुरंत उत्पन्न हो जाते हैं, इंस्टेंटेनियस, इसलिए आयनिक सब्सटेंस कोवैलेंट कंपाउंड की तुलना में ज़्यादा तीव्रता से रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फैक्टर दिया गया है, लिख दिया है केवल अंग्रेजी में, हिंदी वाली बुक में उसको अच्छे से बताया भी है। दूसरा क्या है, अभिकारकों की सांद्रता अभिक्रिया के वेग को भी प्रभावित करती है। अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने के साथ बढ़ता है अभिक्रिया का वेग। तो रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाने पर बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग सामान्यतः बढ़ता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। डी नंबर पर कह रहा है अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल अभिक्रिया का वेग, अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जैसे गेंद है हमारे पास, तो गेंद की सरफेस पर अगर पानी में डुबाया जाए तो पानी के अणु चिपक जाते हैं। तो इसी प्रकार से अभिक्रिया के सतह, अभिक्रिया में जो अणु भाग ले रहे हैं तो उनके सतह का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा पानी के अणु चिपक पाएंगे। इसी प्रकार जिससे रिएक्शन हो रही है वो अणु चिपक पाएंगे। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा रिएक्शन उतना अच्छी होगी, उतना ज़्यादा होगी। तो अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बढ़ने के साथ बढ़ता है। अतः अभिकारकों यानी रिएक्टेंट का चूर्ण रूप
उनके दानेदार रूप से अधिक पसंद किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब चूर्ण रूप में लेंगे तो अभिक्रिया के सारे सतह ज़्यादा खुल जाएंगे, तो ज़्यादा केमिकल जिससे रिएक्शन होना होगा उसके अणु चिपक पाएंगे, तो अभिक्रिया और अच्छे से होगी। तो समझने का प्रयास करिए। अब ई नंबर आ जाता है। तो ई नंबर में कह रहा है उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट। उत्प्रेरक की उपस्थिति भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है। उत्प्रेरक का कार्य संकीर्ण ऊर्जा को कम करना है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। उत्प्रेरक द्वारा संकीर्ण ऊर्जा जितनी कम हो जाएगी, अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक हो जाएगा। जितनी एक्टिवेशन एनर्जी घट जाएगी, यानी अणुओं को एक्टिव करने के लिए जितनी ऊर्जा कम हो जाएगी, तो कम ऊर्जा में ही एक्टिव होने लगेंगे, तो ज़्यादा अणुओं को एक्टिव हम लोग कर पाएंगे। जैसे इसको इस तरह समझिए कि 50 किलो की बोरी हम नहीं उठा पाएंगे, लेकिन 50 किलो गेहूं को 10-10 किलो में बदल दिया जाए तो पाँचों को उठा लेंगे। तो इसी तरह एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या बढ़ेगी, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। लेकिन कैटालिस्ट या उत्प्रेरक अभिक्रिया के साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि साम्यावस्था में अग्र और प्रतीप यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दो रिएक्शन होती हैं। दोनों रिएक्शन के वेग को बराबर बढ़ाएगा। तो आगे जाना और पीछे जाना अगर बराबर कर दिया जाए तो वस्तु उसी बिंदु पर बनी रहेगी ना। तो इसलिए अभिक्रिया की जो साम्यावस्था है वो प्रभावित नहीं होती। अभिक्रिया में अग्र और पश्च दोनों अभिक्रियाओं का वेग बढ़ता है। इस वजह से क्या होता है कि सांद्रता की अभिक्रिया की साम्यावस्था पर उत्प्रेरक प्रभाव नहीं डालता। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है किसी अभिक्रिया के लिए एक अभिक्रिया द्वितीय कोट की है। किसी अभिक्रिया के यानी रिएक्टेंट के लिए। तो कह रहा है अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा यदि अभिक्रिया की सांद्रता 2 गुनी कर जाए या आधी कर दी जाए। तो वैसे ही लिख लेते हैं। तो अभिक्रिया के वेग में ए से उत्पाद बन रहा है, तो रेट यानी वेग इक्वल टू ए के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए हो जाएगा, इसकी पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि अभिक्रिया द्वितीय कोट की है। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो पावर में सेकंड यानी 2 लिखेंगे, यानी के ए की पावर ए का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए कैपिटल ए है यानी मोलर कंसंट्रेशन है, और ये पूरा हटा दिया यानी यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड है, इसलिए स्मॉल ए लिखा है। इसको ध्यान देना। तो जब ए की सांद्रता 2 गुनी कर दी जाए तो क्या हो जाएगा? सांद्रता 2 गुनी हो जाएगी। तो चाहे हम ए की जगह 2a लिख दें, तो जब 2a लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? वेग इक्वल टू के, यहाँ पर 2a का स्क्वायर हो जाएगा यानी 4ka स्क्वायर हो जाएगा। तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। अब अगर सांद्रता को आधा कर दिया जाए यानी ए की जगह मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू हाफ ए लिखेंगे, तो वेग इक्वल टू के। अब जहाँ पर ए था वहाँ की जगह हाफ ए लिखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 ka स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब चौथाई हो गया। अतः अभिक्रिया का वेग चौथाई गुना हो जाएगा, अर्थात 1/4 घट जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 आ जा रहा है हम लोगों के पास। कह रहा वेग स्थिरांक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप के इस प्रभाव को मात्रात्मक रूप से कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? तो एक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ताप बढ़ने के साथ बढ़ता है और ताप में प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि पर लगभग 2 गुना हो जाता है। ये हम पीछे भी क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। तो ताप के इस प्रभाव को मात्रात्मक रूप में आर्हेनियस समीकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और आर्हेनियस समीकरण होता है k बराबर a e की पावर माइनस EA अपान RT, जहाँ पर a हमारा आर्हेनियस स्थिरांक है, EA हमारा एक्टिवेशन एनर्जी है, R हमारा गैस कांस्टेंट है और T हमारा केल्विन में टेम्परेचर है। तो इस प्रकार से ये निकालते हैं। देखिए नीचे लिख भी रहा है कि यहाँ EA अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा है तथा A
आवृत्ति गुणांक यानी फ्रीक्वेंसी कोफिशिएंट, या इसी को आर्हेनियस कोफिशिएंट या आर्हेनियस कांस्टेंट भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है, कह रहा है कि जल में ईस्टर के छद्म में प्रथम कोटि के जल अपघटन के निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। छद्म मतलब स्यूडो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन महसूस हो रही है। जैसे आपके पास कोई कपड़े रंगा करके दाढ़ी रखा करके आ जाए तो आपको लगेगा ये बाबा है, हो सकता है वो डाकू हो। तो उसी प्रकार से प्रथम कोटि की रिएक्शन लग तो रही है, लेकिन छद्म यानी स्यूडो है, महसूस हो रही है कि प्रथम कोटि की है लेकिन है नहीं। तो टी टाइम पर सेकंड में 0, 30, 60, 90 मिनट में एस्टर प्रतिमोल, एस्टर की सांद्रता क्या है? 0 सेकंड पर 0.55 है, 30 सेकंड पर 0.31 है, 60 सेकंड पर 0.17 है, 90 सेकंड पर 0.085 है। यह मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन है एस्टर का। कह रहा 30 से 60 सेकंड समय अंतराल में औसत वेग की गणना कीजिए। तो देखिए, औसत वेग हमने आपको बताया था कि जैसे फिजिक्स में पढ़ते थे कि वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन का मतलब होता था अंतिम दूरी या विस्थापन, चाल में दूरी और वेग में विस्थापन। तो अंतिम जैसे 0 से 10 सेंटीमीटर चला तो अंतिम 10 है, प्रारंभिक 0, तो 10 में 0 घटाएंगे। तो इसी प्रकार से औसत वेग जब निकालेंगे तो अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता बटे अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय, बिल्कुल वैसे ही है। और अगर यहाँ पर एस्टर जो कि द्रव है, लिक्विड है, अगर गैस होती तो अंतिम दाब माइनस प्रारंभिक दाब बटे अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय हो जाता है, क्योंकि गैस में दाब होता है। और चूंकि रिएक्टेंट है इसलिए माइनस साइन लगा है। ध्यान दीजिए, क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट की सांद्रता घटती है तो घटने को प्रदर्शित करने के लिए माइनस साइन लगाया गया। तो माइनस कितने से कितने हो जाए? 30 से 60 सेकंड की बात हो रही है, तो 60 सेकंड अंतिम को पहले लिखना है, तो 60 सेकंड में मोलर कंसंट्रेशन 0.17 है, 30 सेकंड में 0.31 है, अपान अंतिम समय 60 है, प्रारंभिक समय 30 है, तो ये हो गया 0.14 अपान 30। अब यहाँ माइनस आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इतना मोल पर लीटर पर सेकंड आ गया। तो औसत वेग बराबर 4.67 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकंड हो गया। अब देखिए आगे कह रहा है एस्टर के जल अपघटन के लिए छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो रेट कांस्टेंट निकालना है, तो K डैश = 2.303 अपान T log इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपान फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये फाइनल कंसंट्रेशन का मतलब समझ लीजिए कि जो अंतिम सांद्रता है और प्रारंभिक सांद्रता उसके बीच का अंतर एक तरह से। तो कैसे लिख रहा है इसको हम लोग समझते हैं। तो ये फार्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का। हालांकि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो ज़्यादातर फर्स्ट ऑर्डर है, थोड़ा बहुत अंतर होगा तो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन लगा करके थोड़े बहुत को हम नेग्लेक्ट करेंगे। तो ये फार्मूला लगाया तो T बराबर 30 सेकंड पर क्या होगा? K डैश = 2.303 अपान T 30 रख दिया log 30 सेकंड पर। इसको देखते हैं वैल्यू कितना है। तो प्रारंभिक वैल्यू कितना है? 0.55 0 सेकंड पर यही प्रारंभिक वैल्यू मानी जाएगी, और 30 सेकंड पर 0.31 है। तो यहाँ पर देखिए प्रारंभिक में 0.55 रखा और 30 सेकंड पर 0.31 सॉल्व किया तो आ गया 1.91 × 10⁻² पर सेकंड। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का यूनिट पर सेकंड होता है, तो जो यूनिट हो वही हम लोग रखेंगे। T बराबर 60 सेकंड पर, तो K डैश बराबर 2.303, 30 की जगह अब 60 हो जाएगा। log प्रारंभिक तो इतना है 0.55
और 30 की जगह 60 सेकंड पर देखते हैं 0.17 है मोलर कंसंट्रेशन, तो 0.17 रखा, सॉल्व किया तो आ गया 1.96 इंटू 10⁻² पर सेकेंड। अब देखिए जो हम आपको पढ़ा रहे हैं इसको बोर्ड में ऐसे लिख करके समझा सकते हैं, परंतु बात यह है कि लिखने में समय इतना बर्बाद होगा कि कोर्स आपका ख़त्म होने में बहुत समय लग जाएगा। इसमें समय बच जाता है और करना तो अंततः है आपको ही है, हमें तो केवल रास्ता बताना है। बुद्ध ने कहा था कि मैं केवल मार्गदाता हूँ, मोक्षदाता नहीं हूँ। मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ, चलना आपको ही पड़ेगा। तो कैसे क्वेश्चन किया जा रहा है ये मैं आपको बता सकता हूँ, करना तो आपको ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए अब t बराबर 90 सेकेंड पर फिर वही लगाएंगे, k डैश इज टू 2.303, टाइम की जगह 90 रखेंगे, लाग प्रारंभिक सांद्रता 0.55 है, अंतिम सांद्रता 90 सेकेंड पर हमारी 0.085 है, तो इसको रख देंगे तो ये आंसर सॉल्व करने पे आ जाएगा 2.07 इंटू 10⁻², और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए k का यूनिट पर सेकेंड हो जाए। अब औसत वेग अगर औसत निकालना पड़े अगर k का, हमसे देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कह रहा है एस्टर के जल अपघटन के लिए छद्म प्रथम कोट अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो अलग अलग समय पर हमने रेट कांस्टेंट निकाला, और चूंकि ये छद्म प्रथम कोट की अभिक्रिया है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो सारे जो के हैं इनका औसत यानी एवरेज निकाल लेंगे। तो जो एवरेज आएगा वही इस स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होगा। तो अब औसत कैसे निकालते हैं, तो जितने भी रेट कांस्टेंट है उनको जोड़ दिया जाएगा और जितनी संख्या होगी उतने से भाग दे दिया जाएगा। तो इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको दे जोड़ा, और 1 2 3 है तो बटे 3 कर दिया गया। तो छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक या रेट कांस्टेंट आ गया 1.98 इंटू 10⁻² पर सेकेंड, इसको सॉल्व करने के बाद। तो इस प्रकार क्वेश्चन हम लोग करते चले जा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है, कह रहा है एक अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम तथा बी के प्रति द्वितीय कोट की अभिक्रिया। तो ए के प्रति फर्स्ट ऑर्डर है, बी के प्रति सेकेंड ऑर्डर है। तो अवकलन वेग यानी डिफरेंशिएशन रेट इक्वेशन लिखना है। तो एक एक करके हम देखते हैं। तो पहले देखिए रेट इक्वल टू के ए बी, वैसे कंसंट्रेशन ब्रैकेट में लिख देंगे। अब ए के प्रति प्रथम कोटि की है तो ए की पावर 1 लिखेंगे, बी के प्रति द्वितीय कोटि की है तो बी की पावर 2 लिखेंगे। अब बी की सांद्रता 3 गुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये देखिए अवकलन वेग समीकरण कह रहा है। 9 देखते हैं थोड़ा। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, तो ये हमने लिखा। अगला कह रहा है बी की सांद्रता 3 गुनी करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि 3 लिख करके अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 9 इंटू 9 2 बार होगा, अतः अभिक्रिया का वेग 9 गुना हो जाता है। तो 9 गुना हो जाएगा। देखिए 3 रखा तो ये पहले जितना था उसका ये 9 गुना हो गया। इतना तो पूरा वही है, केवल 9 बढ़ गया है तो 9 गुना हो गया। अब आगे कह रहा है तथा बी दोनों की सांद्रता 2 गुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फार्मूला लिखा के ए का भी 2 गुना कर दिया, बी का 2 गुना, तो ए का तो 2 रहेगा, ये 2 का पावर 2 तो 4 हो जाएगा, तो 4 में 2 का गुणा होगा तो 8 हो जाएगा। अतः दोनों अभिक्रिया ए और बी की सांद्रता अगर 2 गुना करेंगे तो अभिक्रिया का वेग 8 गुना हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है कि ए और बी के मध्य अभिक्रिया में ए और बी की विभिन्न प्रारंभिक सांद्रताओं के लिए प्रारंभिक वेग R0 नीचे दिए गए हैं। तो ए मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन दिया गया है, बी मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन दिया गया है, ए और बी का कंसंट्रेशन, और अभिक्रिया का वेग यानी रेट मोल पर लीटर पर सेकंड में दिया गया है 5.07 इंटू 10⁻5, 5.07 इंटू 10⁻5, 1.43 इंटू 10⁻5।
अब देखिए मोल पर लीटर पर सेकंड में रेट का यूनिट है, तो जाहिर सी बात है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यही यूनिट होता था। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है। तो कह रहा है ए तथा बी के प्रति अभिक्रिया की कोटि क्या है। तो ए और बी की अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमको बताना है। तो वेग नियम पहले लिख लेंगे। तो वेग नियम, वेग यानी रेट इक्वल टू के ए की पावर कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई। तो रेट 1 पे क्या होगा पहली स्थिति में, तो वेग 1 बराबर के। अब ए का कंसंट्रेशन देखते हैं तो 0.20 है, तो वो रख दिया, पावर एक्स हो गया। बी की कंसंट्रेशन 0.30 है, वो रख दिया, पावर वाई हो गया। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर देखिए रेट 5.07 इंटू 10⁻⁻5 है, तो वेग या रेट की जगह ये हमने लिख दिया, मतलब इतना बराबर इतना हो गया। अब इसी प्रकार दूसरे के लिए वेग 2 बराबर के ए की पावर 0.20 एक्स हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बी के लिए, यहाँ पर रेट 2 में 0.20 है और बी के लिए 0.10 है और रेट कांस्टेंट तो उतना ही है। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा ए के लिए 0.20 एक्स, बी का 0.10 है, वाई बराबर 5.07 इंटू 10⁻⁻5 लिखा। अब इसी प्रकार 3 के लिए के ए के लिए 0.40 है, पावर एक्स हो जाएगा। बी के लिए 0.05 है, पावर वाई हो जाएगा, इक्वल टू रेट की जगह 1.43 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा। तो वैसे ही लिखा वेग 3 या रेट 3 इक्वल टू के ए की जगह 0.40 की पावर एक्स, वाई की जगह 0.05 की पावर वाई बराबर हो गया 1.43 इंटू 10⁻⁻4। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, अब फर्स्ट को अगर सेकंड से भाग दे दे तो ये सॉल्व करने पर देखिए पूरा पूरा कटेगा तो 1 आ जाएगा, पूरा पूरा कटेगा तो यहाँ पर 1 आ जाए, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये वाला ये कटेगा और यहाँ पर देखिए ये कट जाएगा, के कट जाएगा और ये कटेगा तो 3 आएगा। तो 3 की पावर वाई बराबर 1 हो जाएगा 1, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 3 की पावर वाई बराबर 3 की पावर 0 बराबर 1 आ जाएगा। तो देखिए क्योंकि किसी की पावर 0 हो तभी 1 आता है, तो इसका मतलब 3 की पावर 0 रहा होगा तभी 1 आया है। तो y की तुलना करेंगे तो y बराबर 0 आएगा, यानी a और b के सापेक्ष ये मतलब पहले ये निकल के आया y के सापेक्ष, यानी b वाले के सापेक्ष अभिक्रिया 0 ऑर्डर है, जैसा हमने यूनिट देख करके ही आपको इंगित कर दिया था। अब इसी प्रकार से दूसरे और तीसरे को भाग देंगे। तो दूसरे और तीसरे को जब भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए ये 2 बार में कटेगा, तो 1/2 की पावर x हो जाएगा बराबर, ये पावर 0 है क्योंकि y की पावर हमने अभी निकाल ली, तो 0 किसी की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो इसमें 1 का गुणा करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर बराबर होना चाहिए देखिए। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2.82 आएगा इसको सॉल्व करने पर, तो ये 1/2 की पावर x इक्वल टू 1/2.82 आ जाएगा, यानी 2 की पावर x जब ऊपर इसको ले जाएंगे तो ये भी ऊपर चला जाएगा, तो 2 की पावर x बराबर 2.82। तो x, अब ये x पहले आ जाएगा, log 2 लिख सकते हैं तो इधर भी log हो जाएगा, तो log 2.82 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, log 2 की वैल्यू रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 1.4957, यानी लगभग 1.5। तो अतः अभिक्रिया की a के सापेक्ष कोटि 1.5 है और b के सापेक्ष 0 है, क्योंकि a पर पावर x लिखी गई है इक्वेशन में और b पर y, तो y बराबर 0 आया है और x बराबर 1.5 आया है। तो
ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोट या ऑर्डर 1.5 है और बी के सापेक्ष 0 है। तो इस प्रकार से हम लोग सारे क्वेश्चन निकालते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है, इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।